दावा किया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान पर हमले की खुली छूट दी। रिपोर्टर के दावे के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में कहा था कि लेबनान में जो कर रहे हो वो जारी रखो, यानी कि सीधे तौर पे ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को दिखा दी गई और इसके बाद से ही इजराइल की तरफ से लेबनान में लगातार हमले जारी है। और इस 40 दिन के महायुद्ध का अगर सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में ना देखें और इजराइल और लेबनान की बात करें तो इजराइल की तरफ से लेबनान पर सबसे बड़ा हमला आज किया गया, जिसमें 250 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक है जो कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर किया गया। इजराइल का दावा है कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहां पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब तक 250 लोगों के मारे जाने की एक ही अटैक में आज की खबर सामने आई। तो वहीं ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद भी लेबनान में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं और इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने महज 60 सेकंड के अंदर अंदर 100 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया और 160 बम गिराए। लेबनान सिविल डिफेंस के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस भीषण हमले में सैकड़ों इमारतें, गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि यह ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। आईडीएफ की ओर से जारी फुटेज में इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए दिखाया गया। वहीं बेरूत एयरपोर्ट के पास में और दक्षिणी उपनगरों में कई एयर स्ट्राइक्स के बाद भारी धुआं उठता हुआ नजर आया और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें लेबनान में इस हमले में जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है उसमें 254 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। तो वहीं यूएस और ईरान के बीच में 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बावजूद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। राजधानी के आसमान में किसी संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया। वहीं सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भी तेहरान में एयर डिफेंस का एक्टिव होना इस बात का संकेत है कि हालात अब भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सतर्क है। तो सीज फायर को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई कि नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं थे। अल जजीरा के हवाले से जानकारी है कि इजरायली मीडिया ने दावा दिया है नेतन्याहू ने सीज फायर का विरोध जताया था। ट्रंप को फोन करके नेतन्याहू ने विरोध किया था कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। ये जानकारी सामने आई अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें नेतन्याहू ने सीज फायर का विरोध किया था। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और अब तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नेतन्याहू और इजराइल को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी या फिर सीज फायर की जितनी भी बातचीत चल रही थी पहले से, अनाउंसमेंट के पहले से, वो अब सच सामने आ रही है। तो वहीं सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों को चेतावनी दी। ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार देगा उस पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि यह टैरिफ तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज के बाद अमेरिका मिलकर परमाणु कार्यक्रम खत्म करेगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का दावा किया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट्स दागे, यानी कि जो सीज फायर की बात थी इस वक्त वो ईरानी सीमा तक तो है, लेकिन लेबनान की सीमा में इस सीज फायर का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। इजराइल अमेरिका दोनों का ही दावा है कि लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं था और ऐसे में इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी और अब हिजबुल्लाह की तरफ से रिटेलिएट कर दिया गया। इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में यह हमला हिजबुल्लाह ने किया। और चलिए अब एक बार फिर बात हॉर्मुज की। आप समझिए 2026 में यह संकट कैसे शुरू हुआ। शुरुआत से बताते हैं। बात करते हैं फरवरी और मार्च की, जहां 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी। ईरान की IRGC नेवी ने समुद्र में माइंस बिछा दी, जिसके बाद इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई। अब इसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार पर दिखाई दिया। ऐसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर ये जो लाइफलाइन कही जाती है पूरे दुनिया की, उस पर खतरा मंडरा गया। शिपिंग बंद हो गई। तेल का आयात निर्यात भी इसी वजह से बंद हो गया।
और अब ताजा स्थिति समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच में 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है। अब इसके बाद ईरान ने जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी तौर पर एक बार फिर से खोलने की बात की, ये फैसला लिया। लेकिन समुद्र में माइंस तो बिछ गई थी। अब ये जो माइंस का खतरा है ये अभी भी बना हुआ है और इसी वजह से ईरान की IRGC नेवी ने जहाजों के लिए वैकल्पिक एंट्री और एग्जिट रूट जारी किए हैं। यानी कि आप माइंस वाले रास्ते से नहीं बल्कि एक वैकल्पिक एंट्री और एग्जिट रूट से आप जहाजों की आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि समुद्री माइंस आखिरकार होती क्या है और ये खतरनाक क्यों है। माइंस समुद्र में बिछाए जाने वाले विस्फोटक हथियार होते हैं। ये माइंस जहाज से टकराने पर या फिर इंजन की आवाज और कंपन से सक्रिय हो जाती है, यानी कि वाइब्रेशंस तक से सक्रिय हो सकती हैं। इन्हें फास्ट अटैक बोट या फिर सबमरीन के जरिए समुद्र में बिछाया जाता है। इनका पता लगाना मुश्किल होता है और इन्हें हटाने में कई बार लंबा समय लग सकता है। और आपको बता दें कि ईरान के पास लगभग 5000 से 6000 समुद्री माइंस का स्टॉक है। तो समुद्री माइंस भी कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ माइंस सीधे जहाज से चिपक कर विस्फोट होती है, यानी कि विस्फोट करती हैं, जिन्हें लिम्पैट माइंस कहा जाता है। कुछ माइंस ऐसी होती हैं जो पानी के नीचे रस्सी से लटकी हुई रहती हैं और जहाज के टकराते ही फट जाती हैं। तो कुछ माइंस ऐसी होती हैं जो समुद्र के तल में रहती हैं और जहाजों के इंजन की आवाज से सक्रिय हो जाती हैं और फिर विस्फोट हो जाता है। जबकि कुछ माइंस ऐसी होती हैं जो पानी में बहती रहती हैं और रास्ते में आने वाले जहाज के लिए खतरा बन जाती हैं। ये अलग अलग तरीके की माइंस होती हैं जो कि इस वक्त यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां भी बिछी हुई हैं। तो अब बड़ी जानकारी इस बीच ये भी सामने आई कि ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलने की जितनी भी चर्चाएं थी उस पर विराम लगा दिया। ओमान के परिवहन मंत्री ने कहा कि ओमान ने समुद्री परिवहन से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज कोई इंसानों द्वारा बनाया गया रास्ता नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक समुद्री मार्ग है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत इस पर किसी भी तरह की फीस या शुल्क नहीं लगाया जा सकता और इसीलिए ये अटकलें जितनी भी सामने आ रही थी कि ईरान और ओमान दोनों देशों की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूला जा सकता है, उस पर ओमान ने विराम लगा दिया है। युद्ध विराम के बाद में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जहाजों की आवाजाही तो शुरू हो जाएगी, लेकिन अटकलें ये थी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान और ओमान दोनों ही देश टैक्स वसूल सकते हैं। ये 2 देश क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान। वैसे में ये चर्चाएं तेज थी, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक जल डमरू मध्य है तो यहां से टैक्स वसूलना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हॉर्मुज पर टोल लगाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर ईरान के साथ जॉइंट वेंचर पर विचार कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये हॉर्मुज को सुरक्षित रखने का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि दूसरे लोगों से भी इसे सुरक्षित किया जा सकेगा। ट्रंप ने इसे एक ब्यूटीफुल थिंग बताया है, यानी कि अब ट्रंप इस मौके को भी कहीं ना कहीं खंगाल रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते। पहले से ही ट्रंप का जो निशाना था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी था। एक जंग में एक मोटिव था जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो कंट्रोल चाहते थे और अब ईरान के साथ जॉइंट वेंचर यानी कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जितने भी जहाज गुजरते हैं उनसे टोल टैक्स वसूलने पर विचार कर सकता है, विचार करने की सोच रहा है। ट्रंप की तरफ से इसे एक ब्यूटीफुल थिंग बताया गया और कहा कि इससे जो जहाज वहां से गुजरते हैं उनकी ही सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो 40 दिन के युद्ध में सिर्फ एक मौका रहा जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी जीत बताने में कामयाब रहे और वो है ईरान की जमीन से अपने पायलट को जिंदा बचाना, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। और इस पर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इस मिशन का जो असली सूत्रधार रहा है वो है गोस्ट मर्मर, यानी कि द हार्ट लोकेटर। F-15 से अमेरिकी पायलट ने इजेक्ट किया, पहाड़ों के बीच पैराशूट से लैंड किया, फिर 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने कैसे उसे तलाश लिया, कैसे अमेरिकी सेना की रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची, जबकि ड्रोन सैटेलाइट जब उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाने में नाकाम हो रहे थे। अमेरिका के पायलट को बचाने के पीछे रहा घोस्ट मर्मर। आखिर क्या है घोस्ट मर्मर? कैसे इसने अमेरिका के पायलट को ईरान के पंजे से बचा लिया? अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस ऑपरेशन में
करीब 170 विमान शामिल हुए, लेकिन इसीलिए भूमिका रही घोस्ट मरमर की। इस्फहान के दक्षिण में रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च हुआ और वहां पहुंचकर अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एक डिवाइस निकाली, हेडफोन लगाया और कुछ देर बाद कहा कि हमने पायलट की लोकेशन पता लगा ली है। Target data acquired. Check your screens. घोस्ट मरमर का मतलब भूत की बहुत ही खामोश आवाज, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। ये वो तकनीक है जिसके जरिए एक गायब हो चुके व्यक्ति की दिल की धड़कन सुन ली गई। CIA ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके अमेरिकी फोर्स ने 65 किलोमीटर की दूरी से अपने पायलट की धड़कन सुन ली थी। यानी 65 किलोमीटर दूर से हार्ट बीट सुनकर पता लगा लिया था कि अमेरिका का पायलट जिंदा है। इसी तकनीक को घोस्ट मरमर कहा जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए पहाड़ों में छुपे अमेरिकी पायलट की धड़कन पहचानी गई, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई और फिर अमेरिका की रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच गई। We achieved our primary objective by finding and providing confirmation that one of America's best and bravest was alive and concealed in a mountain crevice, still invisible to the enemy, but not to the CIA. CIA के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब सवाल है कि आखिर 65 किलोमीटर की दूरी से जब कोई किसी का शोर नहीं सुन सकता, कोई बड़ा बम धमाका भी सुनना मुश्किल होगा। ऐसे में CIA की इस डिवाइस ने आखिर इंसान की दिल की धड़कन कैसे सुन ली और पहाड़ों की दरारों में छुपे अमेरिका के पायलट को तलाशना आसान हो गया। इंसान का दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर छोड़ता है जो यूनिक होता है, यानी हर इंसान के दिल की धड़कन की अलग प्रोफाइल होती है। घोस्ट मरमर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को ट्रैक कर लेता है, यानी अगर फोन ना हो, GPS सिग्नल ना हो, तब भी इंसान का दिल उसकी लोकेशन बता सकता है। ये ऐसी तकनीक है जो कम शोर वाले इलाकों में ही काम करती है, जैसे रेगिस्तान। इसीलिए ईरान में जहां अमेरिका का पायलट गिरा था, वहां CIA की घोस्ट मरमर तकनीक से उसे ट्रैक करना आसान साबित हुआ। Target data acquired. Check your screens. We had an idea where he was, but not specifically. That's a big mountain. So I want to thank the CIA too. घोस्ट मरमर तकनीक से ट्रंप ने अपने दुश्मनों को मैसेज दिया है। मैसेज ये कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जो उनकी खुफिया एजेंसियों की जद से दूर है, चाहे वो दुश्मन का बंकर हो या फिर अमेरिका के दुश्मनों की सीक्रेट मीटिंग। ट्रंप सब कुछ सुन सकते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी इस जंग को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जरा समझिए, ईरान के खिलाफ पहले इस जंग को शुरू किया गया, फिर 40 दिन बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इन 40 दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे ये नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की जीडीपी को अब तक करीब 54,88,000 करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए यानी कि $44 बिलियन खर्च हो चुके हैं। तो वहीं इजराइल भी हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जारी टकराव में करीब $15 अरब गंवा चुका है। अब साफ है कि यह जंग सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत पर यह गहरा घाव बन चुकी है। और बमों की बारिश या फिर बर्बादी का बिल, अब यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन इस जंग से आए आंकड़े कुछ गहरे सबक देते हैं। वो आंकड़े क्या कहते हैं आपको बताते हैं। अमेरिका ने सिर्फ 37 दिनों के अंदर अंदर करीब 4,10,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। ये रकम पाकिस्तान की सालाना जीडीपी का 12 से 14% का है, जबकि श्रीलंका की आधी और नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था जितनी ये रकम है जितनी अमेरिका ने इस जंग में फूंक दी। अगर यही पैसा किसी विकास में लगता तो करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तक मिल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है, जहां पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने हथियारों के ठिकाने तबाह कर दिए। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां आईडीएफ का कई आतंकियों को मारने का दावा भी सामने आया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि नए लक्ष्यों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है। आईडीएफ की तरफ से लगातार लेबनान की सीमा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और ये युद्ध जो है अब लेबनान की सीमा के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जहां पैराट्रूपर्स की एंट्री भी हो चुकी है।
ट्वीट और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के एक पोस्ट ने अब यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान की सरकार खुद फैसले लेती है या फिर सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती है। पूरी कहानी क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है? क्या पाकिस्तान में सरकार भी किसी के इशारे पर चल रही है? एक ट्वीट से बाहर आया पाकिस्तान में चल रहा द ग्रेट पपेट शो। ये कहानी एक ट्वीट से शुरू होती है, लेकिन सवाल पूरी सत्ता तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से किया गया एक पोस्ट और उसमें छुपा हुआ एक शब्द ड्राफ्ट जैसे किसी पर्दे के पीछे छुपी स्क्रिप्ट का इशारा दे गया। पाकिस्तान जो खुद को कूटनीति का खिलाड़ी बता रहा था, अब उसी की साख पर सवाल खड़े हैं। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर वो झलक जिसने दिखा दिया कि फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और पढ़े कहीं और जाते हैं। ये ट्वीट जैसे ही पोस्ट हुआ, रीट्वीट की बाढ़ आ गई और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। एक्स पर यूजर्स ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया और एडिट हिस्ट्री खंगालते ही पूरा मामला खुलता चला गया। शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को लेकर लोग पूछने लगे, क्या ये संदेश असल में उनका ही था या फिर फॉरवर्ड किया गया? कुछ ही देर में पपेट गवर्नमेंट ट्रेन करने लगा और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मजाक बनकर रह गई। यानी एक क्लिक और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। मीम्स के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बताया जाने लगा और डिजिटल दुनिया में ये मजाक धीरे धीरे एक बड़े नैरेटिव में बदल गया। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि उस सिस्टम की झलक है जहां फैसले खुद नहीं लिए जाते। यही नहीं, ड्राफ्ट में पीएम को पाकिस्तान पीएम यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया। जानकार बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नोट्स में अपना पद इस तरह नहीं लिखता। यही बात पूरे विवाद का सबसे बड़ा आधार बन गई। अब चर्चा सिर्फ एक ट्वीट की नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की नीति निर्माण प्रक्रिया पर आ गई। क्या फैसले इस्लामाबाद में बनते हैं या सिर्फ मंजूरी वहां से मिलती है? और अगर स्क्रिप्ट बाहर से आती है तो क्या ये डिप्लोमेसी है या फिर एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम? और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई। इजराइल के हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन एक तरफ चलाया जा रहा है लेबनान में और बमबारी भी उसी रफ्तार से जारी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई। हालांकि कई इमारतें इसमें तबाह हो गई। इजराइल के हमले में कई इमारतें तबाह होने का दावा सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इजराइल में मौजूद है। रिफत, जो युद्ध विराम की बात हुई है, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ ईरान तक सीमित है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे इजराइल के हमले उतनी ही तीव्रता के साथ जारी, लेकिन अब क्या रिटेलिएट भी किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बॉर्डर एरिया है, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर एरिया। इन एरियाज में बहुत ज्यादा तनाव है। खासतौर से किरियात शमोना का एरिया जो है उसको खाली कर दिया गया है। काफी सारे ऐसे एरियाज हैं बॉर्डर इलाके में इजराइल के साइड से जहां पर लोग नहीं रहते हैं, उनको जो है सेफ लोकेशन की तरफ ले जाया गया। कहीं पे जो है टेल अवीव की तरफ उनको ले जाया गया या फिर जेरूसलम की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, खास इंफॉर्मेशन बताया यह जा रहा है कि कल शायद जिस तरीके से यहाँ इजरायली फोर्सेस का दावा है कि आपको मालूम होगा कि एक पेजर अटैक जो हुआ था लेबनान में, उसी तरीके से बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन मिली थी आईडीएफ को कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनकी एक मीटिंग होनी है जूम के जरिए तकरीबन 100 जगहों पे। और इसी बात का पता चला है इजरायली फोर्सेस को और उन्होंने लॉन्च की है स्ट्राइक्स और 100 स्ट्राइक्स 10 मिनट के अंदर की गई है। बताया जा रहा है उनके पास इनपुट थे कि कहां पे हिजबुल्लाह के ऑपरेटर्स हैं। ये दलील है इजरायली फोर्सेस की। लेकिन हकीकत ये भी है कि जो एयर स्ट्राइक्स की गई उसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई है। लेबनान में 100 स्ट्राइक से करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं।
800 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। इस पर पूरी दुनिया की नजर आज है कि अगर कल सीज फायर अनाउंस किया गया तो लेबनान में किस तरीके से ये जोरदार हमले किए गए, और ईरान ने साफ धमकी दी है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रोके गए तो वो फिर सीज फायर को नहीं मानेंगे, वो फिर से इसराइल पर अटैक कर सकते हैं और बाकी कंट्रीज जो है जहां जहां पे भी यूएस फोर्सेस की बेसिस हैं वहां पे वो हमले कर सकते हैं। तो अभी बादल मंडरा रहे हैं जंग के, ऐसा नहीं कहा जा सकता जंग खत्म हो चुका है। हालांकि युद्ध विराम जो है वो सिर्फ 2 हफ्तों का अनाउंस किया गया है अभी, जिसमें पाकिस्तान में अब अगर मीटिंग होनी है, अब देखा जाएगा कि क्या वहां पे कुछ पॉजिटिव नतीजे सामने आएंगे या फिर दोनों मुल्क जो है वो जंग में उतरेंगे। फिलहाल ये जो एरिया आप देख रहे हैं सारे लेबनान के बॉर्डर एरियाज, यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है। हम उस विलेज की तरफ इस वक्त जा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है इसराइल की तरफ से, और वहां से हमको दिख रहा है वो वाला साइड भी वहां बिल्कुल साफ कर दिया गया, गजा जैसी सूरत पैदा कर दी गई है। बॉर्डरी इलाके जो है लेबनान के, साउथ लेबनान में इतनी तबाही है जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। जानी नुकसान बहुत ज्यादा है, माली नुकसान बहुत रिफत, और ज्यादा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हमले लगातार जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिफत। तमाम